आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज भोला राम का 50 की उम्र में ही देहांत हो गया। वो बहुत सुखी परिवार से थे। गांव के सबसे अमीर घर होने की वजह से उनको गांव में बहुत सम्मान मिलता था। भोला राम पहले से ही अमीर बाप की औलाद था, पर सारा धन उसने अपने लिए ही खर्च किया था। यानी कि किसी को मदद के लिए कभी अपने धन का कोई उपयोग नहीं किया था। शमशान के रास्ते भोला राम की अर्थी जा रहे थे। उसको कंधा दिए उसके 2 लड़के अमित और समीर और बाकी गांव वाले चल रहे थे। उसकी अंतिम यात्रा में गांव के बहुत से लोग शामिल हुए हैं। यूं तो कोई भी भोला राम को पसंद नहीं करता था, पर भोला राम के जाने के बाद उनके लड़कों से अच्छा व्यवहार रखने से शायद कोई लाभ हो, ये सोचकर भोला राम के बेटों को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। भोला राम के दोनों बेटे उसको खेती में बहुत मदद करते थे। बड़ा बेटा 25 साल का था और छोटा 20 साल का। भोला राम ने अभी अभी एक गांव वाले से ज़मीन खरीदी थी, या फिर यूं कहो कि छीन ली थी। गरीब गांव वाला बस छोटी सी ज़मीन का मालिक था। वो इतना गरीब था कि वो उसमें खेती करके उपज भी नहीं पा सकता था। भोला राम ने उसे ब्याज के चक्कर में फंसाकर उससे ज़मीन का वो टुकड़ा भी हड़प लिया था। भोला राम का रात को ज़मीन हड़पने के बाद ही बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो नींद में ही चिल्लाने लगता था और फिर उठकर बैठ जाता। वो विधुर था। उसकी पत्नी की मौत कुछ सालों पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो कमरे में अकेले ही सोता था, जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता था। आखिरी रात को वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया और उसकी मौत हो गई। शमशान गांव से काफ़ी दूर था। जहाँ तहाँ राख बिखरी पड़ी थी और अधजली हड्डियाँ भी दिखाई पड़ती थी। शमशान का आकार काफ़ी बड़ा था, जैसे एक छोटे से खेत पर ही शमशान बना दिया गया हो। चिता को मुखग्नि देकर भोला राम का बड़ा बेटा भी बाकी लोगों के साथ बैठ गया। छोटा बेटा सब लोगों को बीड़ी बांट रहा था, जो लोग हंसी हंसी जलाकर उसके कस ले रहे थे। अमित पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखता था। उसको भगवान पर काफ़ी श्रद्धा थी, जबकि समीर बस अपनी ही धुन में रहता था। वो बड़ा हो गया था, पर मन तो बच्चों की तरह ही था उसका। घर आकर समीर और अमित ने नहाया और लोगों के बीच बैठ गए। दोनों भाइयों को पिता के देहांत से काफ़ी दुख था। सब गांव वाले दोनों को सांत्वना दे रहे थे। दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अमित की पत्नी यानी समीर की भाभी ने समीर को थोड़ा सा समझकर भोजन करा दिया। भोला राम के अंतिम दिनों का रहस्य कोई नहीं बता पा रहा था। कोई कहता था कि भूत प्रेत का मामला है, तो कोई कहता था मानसिक संतुलन हिल गया था। ऐसा बोलने वाले लोग थे जो बता रहे थे कि भोला राम को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी। कुछ दिन शोकमग्न रहने के बाद अमित और समीर कुछ नॉर्मल से हो गए। सब पहले जैसा चल रहा था। समीर अपना मन हल्का करने के लिए शहर जाना चाहता था, जिसको बड़े भाई अमित ने अनुमति दे दी। घर के पुराने नौकर चंदू चाचा, जो कि तकरीबन 60 साल के होने को आए थे, वो घर के काम अभी भी कर लेते थे। अमित ने उनको भोला राम का कमरा खोलने को कहा। कमरा 2 दिन से बंद होने की वजह से हल्की बदबू से भर गया था। कमरे के बीचों बीच भोला राम की चारपाई पड़ी थी। एक कोने में उसकी अलमारी थी, जिसमें शराब की बोतलें और सिगरेट रखे हुए थे। उसके कपड़े और पैसे जेवर भी सब कुछ रखे हुए थे।
कमरे के एक कोने में काले पत्थर की लगभग 1 फुट लंबी एक मूर्ति पड़ी हुई थी। अमित ने उसका हाथ में लिया और वो पहचान नहीं पाया कि वो किसकी प्रतिमा है। ज़्यादा पुरानी होने की वजह से वो बहुत ही जर्जर हालत में थी। चंदू चाचा को पूछने पर उन्होंने बताया कि भोलाराम ने 1 हफ्ते पहले जिस गरीब आदमी की ज़मीन हड़पी थी, उसी के खेत से ये मूर्ति मिली थी, जो ज़मीन में खुदाई के वक्त निकली थी। ज़मीन शमशान के पास ही थी, या यूं कहें कि शमशान और उस ज़मीन के बीच कुछ छोटी छोटी झाड़ियाँ ही थी बस। अमित ने उस प्रतिमा को वहीं कोने में रख दिया और खेत की ओर चल दिया। भोलाराम के कमरे को एक नौकर को रहने को दे दिया गया, जो कि किसी वजह से उस कमरे में बस 2 दिन ही रह पाया। उसके बाद कमरा खाली करके भाग गया। उसको बहुत तेज बुखार आ गया और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। बस उसके चेहरे पर डर ही नजर आ रहा था। अमित उस नौकर से मिला जो किसी भयानक अनुभव से गुजर चुका था। वो लगभग बेहोशी की हालत में था और बीच बीच में चीख दिया करता था। उसके परिवार वाले उसकी वजह से बहुत परेशान थे। अमित ने उसके परिवार को कुछ पैसे दिए और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने पानी पिलाया और वो अपने कमरे में ये सब घटनाक्रम के बारे में सोचने लगा। उसको उस काली पत्थर की प्रतिमा याद आई। उसने भोलाराम का कमरा फिर खोला और उस प्रतिमा को ले जाने के लिए उस कोने की ओर देखा। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वो मूर्ति वहां से गायब थी और सबसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि किसी ने भी ये कमरा खोला नहीं था। अमित ने पूरे घर में देखा, घर के आसपास भी छान मारा, पर वो मूर्ति कहीं नहीं थी। वो शाम को पूजा के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यूँ तो शाम को दरवाज़ा खुला ही रहता था, पर आज चंदू काका ने बंद कर दिया होगा शायद। अमित ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सिवाय ठंडी हवाओं के कुछ भी नहीं था। अमित को लगा शायद किसी ने मजाक कर दिया होगा। अमित का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो बाहर ही सोफे पर लेट गया। लेटे लेटे ही उसको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी आप दिन में देखते हो, रात को वही स्वप्न आपको आता है। अमित भी पूरा दिन पत्थर की प्रतिमा के बारे में ही सोच रहा था। उसने सपने में देखा कि वो किसी सुनसान जगह पर सोया हुआ है। वो उठकर देखता है तो वो वहीं शमशान वाली ज़मीन पर लेटा पड़ा था। वहाँ आसपास कोई नहीं था, मगर तभी अचानक से वहाँ पर उसके पिता भोलाराम आ पहुँचे। मगर वो जैसे अमित को देख ही नहीं पा रहे थे। भोलाराम उस किसान जिसकी वो ज़मीन थी, उस छोटे से किसान से बहस कर रहे थे और फिर उन्होंने बहस के दौरान ही उसकी ज़मीन हड़प ली, जिसके बाद वो किसान रोता बिलखता रहा, मगर भोलाराम पर जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। भोलाराम वहाँ से अपने घर आ गए, जिसके बाद अचानक ही वो जैसे रात के वक्त में पहुँच गया। अमित ने देखा तो वहाँ पर आसपास रात का माहौल था। तभी अचानक से उस किसान की पत्नी वहाँ आ पहुँची। उस किसान की पत्नी ने थोड़ा सा खेत को खोदा और फिर उसके नीचे अपने साड़ी के पल्लू से निकाला वही मूर्ति जिसे अमित ने अपने पिताजी के कमरे में देखा था। किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को खेत के नीचे ज़मीन में दफना दिया और फिर वहाँ से अपने घर चली गई। जिसके बाद अमित ने अचानक से देखा कि फिर वक्त बदल चुका है और अब फिर से दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है। अमित के पिताजी भोलाराम खेत की खुदाई करवा रहे हैं। तभी उन्हें वो मूर्ति मिलती है
और फिर वो उस मूर्ति को देखकर जैसे उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने उस मूर्ति को अपने घर ले जाने की ठानी। तभी फिर से वक्त बदला। इस बार अमित अपने ही घर पर अपने पिताजी यानी कि भोलाराम के कमरे में था। वो मूर्ति भोलाराम के सिरहाने रखी पड़ी थी और भोलाराम नींद में था। तभी अचानक ही वो मूर्ति एकदम से बड़ी होने लगी। अमित ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो मूर्ति बड़ी होते होते अचानक से एक दानव के रूप में आ गई और उसने एकदम से भोलाराम का गला दबा दिया। भोलाराम अपनी आंख खोला और फिर उस दानव को देखकर जैसे एकदम से छटपटाने लगा। भोलाराम चीखना चाहता था मगर शायद तब तक उसे दिल का दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। वो चीख नहीं पा रहा था और वो दानव वो भोलाराम का गला अभी भी दबाए हुए था। तभी एकदम से भोलाराम ने दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर पूरा मामला समझ आ गया। उसे समझ आ गया कि ये सब किसका किया धरा है। तभी एकदम से अमित की आंख खुली तो उसने खुद को घर के बाहर सोफे पर लेटा हुआ पाया। उसने उठकर आसपास देखा तो शाम से अब रात हो चुकी थी। मगर वो मूर्ति, वो काली सी मूर्ति जिसे अमित आज दिन भर अपने घर पर खोजता रहा और उसे नहीं मिली, वो अब अमित के सिरहाने रखी पड़ी थी। अमित जानता था उस मूर्ति का राज। वो समझ गया था कि ये मूर्ति ही है जिसने उसके पिताजी को मारा था। अगली सुबह अमित उस मूर्ति को लेकर सीधे गांव के जाने माने तांत्रिक के पास गया। उसने उसे वो मूर्ति दिखाई। तांत्रिक मूर्ति देखते ही समझ गया, जिसके बाद तांत्रिक ने कहा, ये मूर्ति नहीं है, ये दानव है। इसे लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। जिस पर अमित ने कहा, तो बाबा अब इसका क्या उपाय है? इस पर बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। इसका जो भी मालिक है यानी कि जिसने इसे भेजा था तुम्हारे पिताजी को मारने के लिए, तुम्हें उसके पास जाना होगा और फिर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। वो ही अपना जादू वापस ले सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद अमित वहाँ से सीधे उस गरीब किसान के घर गया। उस किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अमित ने उनको पूरी बात बताई और फिर उनसे झगड़ा करने के बजाय अमित ने उनसे माफ़ी मांगी। पता चला कि वो किसान जिसकी ज़मीन भोलाराम ने हड़पी थी, वो तो उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसकी पत्नी ने उसी रात वो काला जादू गुस्से में आकर किया और भोलाराम को मारने की ठानी। मगर फिर उसकी पत्नी ने भी अमित से माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसे भी ये सब करके कोई संतुष्टि नहीं मिली। जिसके बाद उसकी पत्नी ने अपना काला जादू वापस कर लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कन्हैयालाल मिश्रा जी एक शिक्षक थे। हाल ही में उनकी पोस्टिंग आनंद गांव में हुई थी। ड्यूटी ज्वाइन करने से 2 दिन पहले ही वो अपने परिवार समेत आनंद गांव में रहने आए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 6 साल की बच्ची और 4 साल का बेटा था। वहाँ उन्हें एक घर भी पसंद आया। उन लोगों ने वहाँ रहने की उसी घर का चुनाव किया। घर के बाहर एक बड़ा सा आंगन था जिसमें छोटा सा बगीचा और उसमें कुछ झूले भी थे। बच्चे तो उन झूलों को देखकर बहुत खुश हुए। दिन भर वो दोनों उसी बगीचे में खेलते रहे। मिश्रा जी और उनकी पत्नी अपने घर में सामान ठीक करने में व्यस्त थे। पूरा दिन इसी तरह गुजरा
और फिर सभी ने खाना खाया और वो लोग सो गए। रात में उनकी बच्ची प्यास लगने की वजह से उठी और किचन में जाकर पानी पीने लगी। किचन की एक खिड़की बगीचे की तरफ खुलती थी। किचन में जाते ही उसे झूलों के झूलने की आवाज़ आने लगी। रात के शांत माहौल में इस तरह की आवाज़ से वो बच्ची डर गई और पानी पिए बगैर ही जल्दी से कमरे में जाकर अपनी माँ को कसकर पकड़कर सो गई। अगले दिन उसने जब ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि हवा की वजह से झूले झूल रहे होंगे। बच्ची बहुत होशियार थी। उसे पता था कि उसके माँ बाप उसकी कही बात पर तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक कि वो खुद अपनी आंखों से देख ना लें। अब बच्ची रात होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए, लेकिन बच्ची अभी भी जाग ही रहे थे। अचानक से उसे झूलों के झूलने की आवाज़ आने लगी। बच्ची को डर तो लग रहा था, मगर उसे ये भी जानना था कि आखिर झूले हवा की वजह से हिल रहे हैं या फिर सच में कोई उनके झूलों पर झूला झूल रहा है। इतनी रात को भला कोई क्यों आएगा झूला झूलने? मगर उस बच्ची के मन में यही सवाल था। जैसे ही झूला झूलने की आवाज़ें आने लगी, वैसे ही उस बच्ची ने अपनी माँ को उठाया और उसे किचन में ले गई। वहाँ जाकर उसने अपनी माँ से कहा कि हमारे झूलों पर कोई झूल रहा है। माँ को पता था कि रात में हवा के चलते झूला झूलने की आवाज़ होती होगी, पर फिर भी बच्ची की तसल्ली के लिए उसने किचन की खिड़की खोली और दिखाया कि वहाँ कोई नहीं है। बच्ची को अब इस बात पर यकीन हो चुका था। वो पानी पीकर सोने के लिए कमरे में चली गई, लेकिन उसकी माँ को याद आया कि खिड़की खुली ही रह गई है। वो खिड़की बंद करने के लिए किचन में चली गई और खिड़की बंद करने लगी। तभी उसका ध्यान एक बार फिर झूले की ओर गया। झूले ज़ोर ज़ोर से झूल रहे थे, जबकि हवा भी बंद थी। वो देखकर मिसेस मिश्रा चौंक गई और अगले ही पल वो डर के मारे झटके से पीछे हो गईं। आंगन के बगीचे में उन झूलों की तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से मिसेस मिश्रा को किसी के आने की आहट होने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की की तरफ ही आ रहा है। मिसेस मिश्रा ने जल्दी से खिड़की बंद की और वहाँ से दौड़ती हुई कन्हैयालाल के पास जाकर उन्हें उठाने लगी। कन्हैयालाल उठे और मिसेस मिश्रा के कहे अनुसार आंगन में जाकर देखने लगे। बगीचे में कोई नहीं था, झूले भी नहीं झूल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और शांत था। कन्हैयालाल झूले से एकदम पास जाकर खड़े हुए थे और उनकी पत्नी वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। अचानक से एक झूला जोर से हिलता हुआ कन्हैयालाल को आकर लगा। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने जानबूझकर धक्का दिया हो। और फिर रहस्यमय डरावनी हंसी की आवाज़, और फिर साथ ही में एक और आवाज़ गूंजी, चले जाओ यहाँ से, ये हमारा घर है, ये झूले हमारे हैं, अगर नहीं गए तो तुम भी मरोगे। एक यही आवाज़ वहाँ पर गूंज रहे थे और फिर कुछ धुंधली सी आकृतियाँ वहाँ दिखने लगी। उससे ये पता चल रहा था कि वो आकृतियाँ बच्चों की थी। मिश्रा जी की पत्नी बहुत डर गई और कन्हैयालाल तो बेहोश होकर ज़मीन पर ही पड़े हुए थे। अगले दिन होश आने पर कन्हैयालाल मिश्रा ने अपने परिवार समेत वो घर छोड़ दिया और पूरे गांव में ये बात फैल गई कि वहाँ भूतिया झूले झूलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।